नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम का जो आपका एग्ज़ाम होना है उसका पेपर फर्स्ट हमने शुरू किया था। और पेपर फर्स्ट जो है आपका जीके एंड जीएस का होता है, जिसमें आपके सिलेबस के अंदर सबसे पहले जो है भारत का इतिहास है, वहीं से हमने पहले पॉइंट से शुरू किया है और बिल्कुल टॉपिक वाइज अपने सारा सिलेबस करते जा रहे हैं और इसी प्रकार से हमारा जो सिलेबस है वो चलता रहेगा। तो दोस्तों, हमने अभी जो शुरू कर रखा है वो है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके 3 भाग हो चुके हैं। आज अपना इसका चौथा भाग है। तो दोस्तों, ये जो हमारा सिलेबस था, रोज़ाना हम इसी के विषय में बात करते हैं, तो कम से कम ये सिलेबस आपको याद होना चाहिए। यहाँ ये वाला और 1857 तक अपने कर चुके हैं। राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में अपने बात कर रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। और हाँ, पूरा सिलेबस केवल आपको यहीं करवाया जाता है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क और पूरी क्वालिटी के साथ में विद पीडीएफ आपको केवल यहीं पर प्रोवाइड होता है सिलेबस। तो दोस्तों, इन क्लासेस के सूचनाओं के लिए, पीडीएफ के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है अतुल्य आरएस। आपको जो है टेलीग्राम चैनल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भाग लेना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो इन सभी को डाउनलोड कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइएगा, शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ही विषय में। ये इसका चौथा पार्ट है, और इस पार्ट में जो हम बात करने वाले हैं वो आंदोलन के दूसरे चरण के विषय में बात करेंगे, जो अपना 1909 से लेकर के 1905 से लेकर के 1919 तक का समय है, उसके विषय में अपने बात करने वाले हैं। इसे हम उग्रवादी या फिर गर्मपंथी चरण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें हम पढ़ रहे थे, ये वाला फील्ड अपना सारा का सारा हो चुका है। उदारवादी चरण अपने पढ़ चुके हैं। अब अपने उग्रवादी चरण यानी 1905 से 1919 तक का समय पढ़ेंगे। इसका जो उद्देश्य था, देखिएगा, पहले उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य में सुधार, लेकिन अभी क्या हो गया है, स्वराज्य की प्राप्ति हो गया है। इसमें इन्होंने जो तरीके अपनाए वो थे आक्रामक संघर्ष करना, बहिष्कार करना, और इसके जो मुख्य नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। आइए देखें राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण, जिसे अपने गर्मपंथी भी कहते हैं, उग्रवादी चरण के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा, ये जो दूसरा चरण है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें गर्मपंथियों का जो है विशेष प्रभाव रहा था। और गर्मपंथी यहाँ पर भावनात्मक अपने रूप में लेकर के चलते हैं, विचारधारा के रूप में लेकर के चलते हैं, जो नरमपंथियों से अलग हुआ करती थी। इसके जो मुख्य नेता हैं पहले वो देख लेते हैं। लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है और अरविंद घोष है, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया था। गर्मपंथियों के उदय होने का क्या कारण था? देखिएगा दोस्तों, जो नरमपंथी थे वो अपना काम कर रहे थे, अपने हिसाब से बेटर ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी गर्मपंथियों के अंदर एक उनके प्रति विरोध की भावना थी, असंतुष्ट थे, जिसके कारण गर्मपंथ का उदय होता है। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि गर्मपंथियों के उदय होने का कारण क्या था, गर्मपंथ अचानक से आ कहाँ गया। तो पहली बात कि ये नरमपंथियों से असंतुष्ट थे, इसको नरमपंथी कर लीजिएगा। ये क्या थे प्यारे दोस्तों? नरमपंथियों से असंतुष्ट थे। क्यों थे? क्योंकि भारत में अकाल भी था, प्लेग भी था, और अकाल और प्लेग की कंडीशन में भी ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई विशेष ध्यान यहाँ पर नहीं दिया गया, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी कारण वो रोष में थे। लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ, जैसे कि बंगाल विभाजन है और विश्वविद्यालय आयोग है, ऐसी योजनाएं वो लेकर के आ रहा था, तोड़ने का काम कर रहा था, जिसके कारण जो है जनता के अंदर रोष था। इस समय एक और बात कि इस समय सारे विश्व में ही लहर कौन सी चल रही थी? उग्र राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी, जिसने भारतीयों को भी प्रभावित किया था। जैसे ये छोटी छोटी घटनाएं थी, लेकिन विशेष प्रभाव डालने वाली थी। जैसे
छोटा सा देश है जापान, और जिसने चीन पर विजय प्राप्त की। 1895 में जापान की चीन पर जीत, 1896 में इथोपिया की इटली पर जीत, 1905 में जापान पर रूस की जीत। यानी कि ये छोटे छोटे जो अपने काम थे, छोटे छोटे जो देश थे, उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त कर दिया। इसी कारण से देखिएगा ये एक प्रकार से हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम था कि अगर वो आज़ाद हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। और एक उग्रवादी राष्ट्रवाद की जो लहर है वो पूरे विश्व में चल रही थी, उसका प्रभाव यहाँ पर हमारे भारत में भी पड़ता है। धर्म सुधार आंदोलन जो हमारे थे उसके कारण प्राचीन भारत, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव ये हो रहा था कि हम हमारी संस्कृति को हीन समझना शुरू कर चुके थे। धर्म सुधार आंदोलन आए, हमारे धार्मिक सुधार हुए, प्राचीन भारत का गौरव ज्ञान हुआ, जिससे हमारे अंदर भी आत्मविश्वास हुआ, हमें भी अपनी संस्कृति पे गौरव होना शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं गर्मपंथियों की विचारधारा के विषय में कि यानी उनकी विचारधारा। पिछली क्लास में हमने नरमपंथियों की देखी थी, वो क्या सोचते थे, क्या उनका देखिए विचार था अंग्रेजों के विषय में। तो ये ब्रिटिश शासन साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थक है ऐसा मानते थे। देखिए ये ऐसा नहीं मानते थे कि अंग्रेज हमारे लिए अवतार हैं या हमारे लिए अच्छा काम करने वाले हैं। ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन जो है वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थक है। राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि नरमपंथियों का यह था भी धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्म जाति के लोगों को शामिल करना चाहिए, लेकिन धार्मिकता से थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में ये गर्मपंथी मानते थे कि हमें अपने धार्मिक प्रतीकों का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना नहीं है तो फिर भी इन्हें आंदोलन में शामिल करना चाहिए। जैसा कि नरमपंथी कहते थे भारतीयों में भी राजनीतिक चेतना नहीं है, इसलिए इन्हें आंदोलन से दूर रखना चाहिए, लेकिन ये कहते थे कि नहीं है फिर भी हमें इन्हें आंदोलन में शामिल करना चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। दोस्तों यहाँ से जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो प्रश्न हो सकता है कथन और कारण वाला। निम्न चारों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर चार देख करके इनमें से कौन सा सही, केवल एक, केवल दो, तीन, इस तरह के ऑप्शन बना करके भी वो पूछ सकता है। इसमें जो इन्होंने हथियार काम में लिए, जैसे नरमपंथियों के थे ज्ञापन देना, प्रार्थना पत्र देना, यहाँ पर जो इनके हथियार थे यानी जो इनकी कार्यविधि थी वो हड़तालों के रूप में रही, जुलूसों के रूप में रही थी। गर्मपंथी इस प्रकार से अपनी मांगों को मनवाते थे। अब हम देख लेते हैं कि गर्मपंथियों का योगदान क्या था, इनके जो कार्य किए गए, इनके द्वारा जो प्रयास हुए उसका परिणाम क्या निकला। सबसे पहली बात कि इन्होंने अंग्रेजों का जो वास्तविक स्वरूप था, वास्तविक स्वरूप जो नरमपंथी सामने नहीं ला पाए थे उसको सामने लाने का कार्य किया था। जो साम्राज्यवादी विचारधारा थी उसको सामने लेकर के आई। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ जिससे स्वदेशी धंधों को लाभ हुआ, क्योंकि इससे पहले देखिएगा विदेशी वस्तु बाहर से आ रही थी, हमारे स्वदेशी उद्योग धंधे जो है वो समाप्त होते जा रहे थे। तो उसी समय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और स्वदेशी उद्योग धंधों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, हमारे धंधे पनपने शुरू हुए। और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का कार्य इनके द्वारा किया गया, क्योंकि इससे पहले देखिएगा आम जन को तो शामिल नहीं किया जा रहा था ना। अब तो क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन को आम जन को शामिल किया गया और जन आंदोलन इसे बनाया गया। स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की गई। शिक्षा का प्रसार, इन्होंने ये देखा भी शिक्षा का प्रसार करना बहुत जरूरी है, तो इसका प्रसार भी किया गया। व्यक्तिगत और त्याग और बलिदान के भी बहुत सारे उदाहरण इनके द्वारा स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। फिर भी गर्मपंथियों की कुछ कमियां रही जिनके कारण जो है पूरी तरह से वो सफल नहीं हो पाए। उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग के कारण आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नुकसान हुआ, कि जो एक प्रकार से धार्मिक निरपेक्षता का जो स्वरूप लिए हुए था, यानी सभी धर्म के लोग भाग ले सकते हैं उसमें, तो उस स्वरूप को इससे क्या हुआ, नुकसान हुआ। दूसरा, अंग्रेजों की बजाय ये नरमपंथियों की आलोचना करने लगे। अब देखिएगा ध्यान तो क्या था, किसी भी प्रकार से जो अंग्रेज थे उनको भगाने का था। जैसे हमारे राजस्थानी में कहावत है कि बाबू घरे आणु चाहिए किले पर सवाऊँ, है ना।
तो उसी प्रकार से यहाँ जो मूल उद्देश्य होना चाहिए था, भाई अंग्रेज जाने चाहिए, चाहे किसी गर्म पंथ से जाए चाहे नरम पंथ से जाए, लेकिन ये अंग्रेजों की बजाय आलोचना इन्होंने नरम पंथियों की करनी शुरू कर दी और ध्यान जो है वो सारा का सारा उन पे चला गया। यहाँ पर भी संगठन का अभाव था, पूरी तरह से संगठित नहीं हो पाए और इनके अतिवादी रवैये के कारण ही कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के रूप में दो विभाजन हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस आंदोलन का क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। देखिएगा, सरकार कोई भी हो, कभी भी हो, आंदोलन जब होता है तो पहला प्रयास रहता है नेताओं पे कब्जा करना, दूसरा आंदोलन को तोड़ना, यानी उनको बांटा कैसे जा सकता है, उनकी एकता बिखर जाएगी तो फिर आंदोलन टूट जाएगा। आंदोलन हमेशा सरकार के विपक्ष में होता है, सरकार के विरोध में होता है, इसलिए कोई भी सरकार कभी भी आंदोलन का स्वागत नहीं करती है दोस्तों। वो ये कहेगी आप आंदोलन करके बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड, हम आपकी मांग मान लेते हैं, ऐसे नहीं होता। सरकार सबसे पहले तो क्या करती है, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करती है और जब वो उसमें सक्षम नहीं हो पाती, नहीं टूटता है, आंदोलन मजबूत रहता है, तब फिर सरकार को किसी न किसी प्रकार से समझौता करना पड़ता है, मांगे उनकी माननी पड़ती हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने इसके द्वारा देखिएगा, अतिवादी जो इनका रवैया था, कांग्रेस के अंदर खुद में ही दो टुकड़े हो गए, गर्म पंथ नरम पंथ, इसके कारण इन्हें तोड़ना आसान हो गया और ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन का दमन कर दिया। तो इस समय एक बड़ी घटना होती है, बंग भंग आंदोलन, यानी बंगाल का विभाजन, जहां से आपसे बड़े अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये अच्छे से इसको याद रखिएगा क्योंकि वहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हम ये देखें कि बंगाल के विभाजन का निर्णय कब लिया गया। तो निर्णय लिया गया था 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन होता है, ये डिसीजन लिया गया 20 जुलाई 1905 को। विभाजन का विरोध किया गया 7 अगस्त 1905 को, यानी 17 दिन के बाद में अपने मान सकते हैं। विभाजन प्रभावी हो गया, यानी जो घोषणा 20 जुलाई को की थी वो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गई। विभाजन रद्द कब हुआ, 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय ये रद्द हो जाता है। तो ये 4 तारीखें हमें अच्छे से याद रखनी है। पहली कौन सी, घोषणा कब की गई, दूसरी लागू कब हुआ, विरोध कब किया गया और ये समाप्त कैसे हुआ। ये 4 बातें हमें अच्छे से याद रखनी है और इसी को हम सीखने की कोशिश भी करते हैं। 20 जुलाई 1905 को हुई बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहली बात कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, 20 जुलाई 1905 को। उसके विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसकी घोषणा या जन्म कहाँ हुआ, टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल से ये शुरू होता है। इस बैठक में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ, तो बहिष्कार प्रस्ताव पास हुआ, सरकार का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, है ना। और बंग भंग आंदोलन जो शुरू होता है 16 अक्टूबर 1905 को, जब बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है तो उसके लिए जो आंदोलन हुआ उसे ही हम बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बंग भंग आंदोलन किसे कहते हैं, तो 16 अक्टूबर 1905 को हमने ये देखा कि जब बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है तो उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ उसे ही हम बंग भंग, यानी बंगाल का भंग होना, उसके विरोध में आंदोलन, है ना, इसे ही हम बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 के अंदर। इसे 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले एक तो पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में जो क्षेत्र आया वो बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था, और ये हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र हुआ करता था। इसकी राजधानी बनाई गई कोलकाता और प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके बने थे सर एंड्रयू फ्रेजर। पूर्वी बंगाल की बात करें तो इसमें पूर्वी बंगाल और असम, विशेषतः इसमें राजशाही, ढाका, चटगांव और मेमनपुर शामिल थे। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और राजधानी थी ढाका। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर बने थे इसके।
देखिएगा, सरकार के द्वारा ये कहा गया कि बंगाल बहुत बड़ा है, हमें इसका प्रशासन संभालने में दिक्कत होती है, इसलिए हमें इसका विभाजन करना पड़ रहा है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि बंगाल से राष्ट्रीय आंदोलन फूट रहा था, बहुत प्रभावी था, इसलिए उसको एक प्रकार से दो भागों में बांटना था, जो कैसा हो जाए, एक हिंदू वाला हो जाए और एक मुस्लिम वाला हो जाए। यानी हिंदू मुस्लिम में बांट करके आंदोलन को कमज़ोर कर देना, ताकि वो आगे सरकार के लिए संकट का कारण न बने। तो ये जो विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन, हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को दो भागों में बांटने के लिए हुआ, जिसका बड़ा कड़ा विरोध हुआ। और आगे चल करके फिर देखिएगा, हमने क्या पढ़ा था अभी कि 1911 में जाकर के वापस इनका विलय करना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1904 बंगाल विभाजन से पहले ये इस तरह का हमारा बंगाल हुआ करता था। आज के अगर हम बात करें तो ये बंगाल था, पश्चिम बंगाल, असम, बांग्लादेश और देखिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, बिहार, ये वाला जो मैप आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा बंगाल हुआ करता था। और इसके हुए दो टुकड़े 1905 के बाद में, एक तो पूर्वी प्रांत हो गया और एक हो गया पश्चिमी प्रांत। पूर्वी प्रांत जो था वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रह गया और पश्चिमी जो था वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रह गया। यहाँ पूर्वी बंगाल और असम मुख्यतः ले रही हैं, अपनी राजधानी थी ढाका। और इधर आप देखें पश्चिमी की, तो बंगाल का बाकी हिस्सा बिहार और उड़ीसा, और इसकी राजधानी कौन सी हो गई, कोलकाता हो गई। तो इन दो भागों में इसे बांटा गया था मानचित्र के भी द्वारा। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, और ऐसी मैं आशा करता हूँ कि सारी क्लासेस, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में देखिएगा, बंग भंग आंदोलन की ही बात करें तो बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ, इसी दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया था कि शोक दिवस कब मनाया गया था। पाकिस्तान और भारत के बंटवारे पर बंगाल विभाजन के समय बड़ा अच्छा प्रश्न था और सभी ने पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत से बच्चों का गलत भी हो गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के दिन लागू हुआ था और इसी दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनके सुझाव पर पूरे संपूर्ण बंगाल में स्थित राखी दिवस भी मनाया गया। राखी के अंदर लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, एक तरह से भाईचारे का प्रसार जो है वहाँ पर देखने को मिला। तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर ही संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस मनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत की रचना की जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बनता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कई स्थानों पर सभा का आयोजन किया गया। भारत में पहली बार विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। अगर आपसे पूछा जाए कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार सबसे पहले कब हुआ, स्वदेशी आंदोलन में हुआ, जो बंगाल विभाजन के विरोध में था। बंग भंग आंदोलन का ही एक पार्ट था, कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू होता है। जिस दिन बंगाल विभाजन हो जाता है, लागू हो जाता है, उसी दिन से। तो विदेशी वस्त्रों की होली सबसे पहले आपको यहीं देखने को मिलती है। धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन जो है वो पूरे भारत में फैलने लगता है। अब हम बात करें नेतृत्व की, तो कहाँ पर किसने किया, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। महाराष्ट्र में तिलक ने, पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, दिल्ली में सैयद हैदर खान ने, मद्रास में सुब्रमण्यम अय्यर और चिदम्बरम पिल्लई ने। तो ये जो सभी व्यक्ति थे, महाराष्ट्र में तिलक, पंजाब में, दिल्ली में और मद्रास में। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो अच्छे से इनको याद रखिएगा। पंजाब वाला लाला लाजपत राय तो आपको याद रह ही जाएगा, अजीत सिंह को भी याद रखना है। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया। स्वदेशी आंदोलन मतलब स्वदेशी को अपनाना है, और बहिष्कार विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार करना है। तो बनारस अधिवेशन के अंतर्गत ये समर्थन दिया गया था। गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाने का प्रयास किया। यानी आपसे पूछा जाए कि इस आंदोलन के मेन लीडर कौन थे, आप वैसे तो अभी हमने पढ़ा ही ना कि गरम दल के मुख्य नेता ही कौन से थे, ये थे। और यही गरम दल के हिस्से में एक बड़ा आंदोलन अगर हम कहें तो कौन सा आता है? बंग भंग आंदोलन ही था, जो काफ़ी ज़्यादा सफल भी रहा था, क्योंकि 1905 से 1919 तक का समय अपने इनका मानते हैं।
15 अगस्त 1906 को रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में टाउन हॉल में आयोजित एक सभा में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, कभी अगर उसके बाद में प्रश्न खत्म हो गए तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जनरेशन के क्वेश्चन बनते हैं ये। तो इसके अध्यक्ष जो थे सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर ही बंगाल में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, उसी प्रकार का एक कॉलेज जो है बंगाल नेशनल कॉलेज बंगाल में बना और जिसके प्रथम प्रधानाचार्य बने थे अरविंद घोष। 25 जुलाई 1906 को बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये पूछ ले तो आज़ादी के बाद में नहीं है, 25 जुलाई 1906 को बन गया था। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी ने। प्रथम बार जो है स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी, जिसके फलस्वरूप सरकार ने अरुंडेल कमेटी का गठन किया। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से उठता है। सबसे पहली बात 1906 में कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि प्रथम बार स्वराज्य की मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में आपको देखने को मिलेगी, तो कलकत्ता 1906 का अधिवेशन था उसमें। और इस मांग के फलस्वरूप कौन सा कमेटी का गठन किया गया? तो अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया था। आइए देखें अरुंडेल कमेटी क्या है, 1906 की है। इसमें देखिएगा तत्कालीन वायसराय थे मिंटो द्वितीय। मिंटो ने राजनीतिक सुधारों के लिए सलाह देने के लिए 1906 में एक अरुंडेल कमेटी का गठन किया। कौन सी कमेटी का? अरुंडेल कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। अब देखिएगा, जो स्वदेशी की मांग उठ रही थी, कांग्रेस के अधिवेशन में भी स्वराज्य विधेयक हमें देखने को मिला, यानी कि हम अपने शासन खुद चलाने वाले बने, एक प्रकार से स्वराज्य की मांग यहाँ से उठती है। तो उसके लिए एक अरुंडेल कमेटी बैठाई जाती है, जिसका काम था राजनीतिक सुधार के लिए सलाह देना। और इसने सलाह दी कि जो आपने बंगाल को विभाजित किया है, ये आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, वापस कर दीजिएगा, इसको संयुक्त करने की आवश्यकता है। इसी समय होता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही चर्चित रहा। यह अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती के किनारे सूरत में होता है। यह पहले नागपुर में होना था, जहां नहीं हो पाया। राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। राष्ट्रवादी जो नेता थे, जो उग्र राष्ट्रवादी अपने मानते हैं इसमें, और या फिर गर्म पंथ वाले इसको बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल के नेता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और इसी बात पर विभाजन भी होता है। अंततः रास बिहारी बोस अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कब है? 1911। आपको याद होगा, अभी हमने चर्चा की थी। दिल्ली दरबार के अंदर जो बंगाल का विभाजन किया गया था, उसको वापस ले लिया जाता है। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम दिसंबर 1911 में भारत आए। उनके सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, और जॉर्ज पंचम की ओर से हॉर्डिंग द्वितीय द्वारा दो घोषणा की जाती है। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको समझना होगा। एक तो ये जो बंगाल की घोषणा वापस ली गई, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था अरुंडेल कमेटी की 1906 में जो सिफारिश थी, आप एक प्रकार से उसको एक आधार मान सकते हैं। जॉर्ज पंचम आई दिसंबर 1911 में। कौन आया? पहली बात तो जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम कौन है? इंग्लैंड का राजा है। दिल्ली दरबार का आयोजन किसके सम्मान में हुआ? जॉर्ज पंचम के सम्मान में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। इन्होंने कौन सी घोषणा की? दो घोषणा की। एक तो बंगाल का विभाजन जो है कैंसिल हो गया, और राजधानी जो पहले कलकत्ता हुआ करती थी वो दिल्ली स्थानांतरित की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 23 दिसंबर 1912 को, देखिए 1911 में तो घोषणा हो गई, और 1912 को जो है स्थानांतरित होने का दिन निर्धारित था। तो 23 दिसंबर, क्योंकि देखिएगा कब आए हैं, दिसंबर 1911 में आए हैं ना, तो दिसंबर में घोषणा करते ही तो हो नहीं गया था, यानी नेक्स्ट जो ईयर है जनवरी आएगा तो 1912 लग जाएगा ना। तो 1912 में ये होना था। 23 दिसंबर 1912 को राजधानी हस्तांतरण का दिन निर्धारित किया गया था।
राजधानी परिवर्तन के समय होर्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका गया था, जिसकी योजना रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी। इसमें होर्डिंग तो बच जाते हैं। बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने ही फेंका था। होर्डिंग बच जाते हैं, लेकिन ये जो घटना है वो दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है। इसमें 4 लोग थे, अवध बिहारी, अमीरचंद, बालमुकुंद और बसंत कुमार, जिनको जो है फांसी दी जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस किससे जुड़ा हुआ है? बंगाल विभाजन को रद्द करने और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने को लेकर के। योजना किसने बनाई? रास बिहारी बोस ने। बम किसने फेंका? रास बिहारी बोस ने। होर्डिंग मर गया क्या? नहीं मरा, बच गया। फिर क्या हुआ? जो पकड़े गए उनको फांसी हो गई। कौन थे? अवध बिहारी, अमीरचंद, बालमुकुंद और बसंत कुमारी ने फांसी दे दी गई। तो ये जो घटना है वो दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने एक तो डिस्कस कर लिया अच्छे से गरम दल की कार्यप्रणाली को 1905 से लेकर के 1919 तक को, और दूसरा हमने बंग भंग आंदोलन के विषय में भी चर्चा कर ली है। अब आगे अपना कंटिन्यूस कुछ घटनाएं अपनी ओर पढ़ेंगे 1919 वाली, और धीरे धीरे अपनी जो है गांधी युग की ओर बढ़ते हैं। फिर बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें समझनी है, याद करनी है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही हमारे साथ में बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।